सियासत में दोस्ती और दुश्मनी के अपने पैमाने हैं। यहाँ ना तो कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त। चुनाव का वक्त कुछ ऐसा होता है जब दो दुश्मन भी हाथ मिला लेते हैं, तो कभी दो दोस्तों के बीच भी दूरियां बढ़ जाती हैं। सत्ता की चाहत हमेशा ही दोस्ती पर भारी रहती है। कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसमें महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी होगी, देश भर की इस पर निगाह टिकी है। बीजेपी शिवसेना के बीच जहां मतभेद की खबरें आती रहती हैं, वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के साथ जुबानी तीर चलाते नजर आते हैं। अब कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान से दोनों ही पार्टियों के बीच का फासला और बढ़ता दिख रहा है। अब बस कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। ये वक्त पार्टी को चुनाव प्रचार में जुट जाने का है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन पर खतरे के बादल गहराते जा रहे हैं। साथ में कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। क्या टूट जाएगा कांग्रेस एनसीपी गठबंधन? सत्ता के लिए दुश्मन बन जाएंगे दोस्त? जी हाँ, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद देश की सियासत का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। जहां 20 सालों की दुश्मनी भुलाते हुए बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने महागठबंधन का ऐलान कर दिया, तो वहीं कई दोस्तों के बीच दूरियां भी बढ़ा दी। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी की बुरी हार हुई है और आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करने की चाहत रख रही है और इसीलिए प्रदेश में आधी सीटों की चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ उसकी सहमति बनती नहीं दिख रही। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं में हर रोज कोई ना कोई बयान सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इस गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब कांग्रेस के एक नेता ने जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो को नसीहत दी है, उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी की दोस्ती में दरार पड़ती नजर आ रही है। राजचक्र में आज हम कांग्रेस और एनसीपी की इन्हीं ताजा हालातों पर चर्चा करेंगे और इसमें भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता दिनेश प्रताप जी, कांग्रेस के धनेंद्र भारद्वाज जी, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी और साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे एनसीपी नेता विद्या चौहान और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण पुरो। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर, दोस्ती में दरार। बहस शुरू करने पहले देखते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पतंगराव कदम ने कांग्रेस को लेकर आखिर बयान क्या दिया है, जिसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के बीच महागठबंधन का रिश्ता और भी नाजुक दौर से गुजरता दिख रहा है। फिर सामने आए कांग्रेस एनसीपी में मतभेद। पतंगराव कदम ने दी शरद पवार को नसीहत। एनसीपी को कांग्रेस में विलय करने की दी सलाह। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के बीच मतभेद कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री पतंगराव कदम के बयान से तूफान मचता दिखाई दे रहा है। पतंगराव कदम ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को नसीहत देते हुए कहा है कि एनसीपी का कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। शरद पवारनी आता त्या चौकडीमध्ये न राहता सरळ हाय टाइम की ताबडतोब त्यांनी त्यांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावा, त्याच्यापेक्षा त्यांना दुसरी कुठली वेळ आहे असं मला वाटत नाही। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश के साथ साथ महाराष्ट्र में हालत पतली नजर आ रही है। ऐसे में उसके सहयोगी भी कांग्रेस से मोल भाव पर उतर आए हैं।
एनसीपी चाहती है कि कांग्रेस और एनसीपी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहना चाहती है। दोनों के बीच दूरियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनसीपी ने अकेले ही चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। एनसीपी अध्यक्ष ने ये उम्मीद भी जता दी है कि जनता उन्हें चौथी बार सरकार बनाने का मौका देगी। कांग्रेस और एनसीपी के बीच ताजा हालात काफी नाजुक हैं और कांग्रेस नेता पतंग राव कदम के इस बयान के बाद कांग्रेस एनसीपी के बीच गठबंधन कायम रहता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। कांग्रेस और एनसीपी के बीच रिश्तों में दरार तो नजर आने लगी थी लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही, जब वहां कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन ने सिर्फ 6 सीटें पूरे महाराष्ट्र में महाजुति जो कांग्रेस और एनसीपी के बीच है उनके लिए छोड़ी थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी, जबकि एनसीपी के खाते में 4 सीटें गई थी। उसके बाद से एनसीपी ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कांग्रेस के ऊपर कि अब विधानसभा चुनाव में उन्हें सीटों के बंटवारे के समय तरजीह दी जाए और बराबरी के आधार पर वो 144 और 144 सीट 288 में से मांग कर रहे हैं। यह विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था कि आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पतंग राव कदम ने जो यह बयान दे दिया कि शरद पवार, ध्यान रखिए, मराठा क्षत्रप शरद पवार का एक समय में काफी सम्मान के साथ नाम लिया जाता था, उनको संबोधन करने में सभी लोग काफी सावधानी बरतते थे। आज कदम ने जब यह कहा कि शरद पवार चौकड़ी से बाहर निकलकर एनसीपी का कांग्रेस में विलय कर दें और ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला है, तो इस विवाद ने एक नया तूल पकड़ लिया है। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? क्या वो चाहते हैं कि एनसीपी उनके सामने बिल्कुल झुक करके उनकी शर्तों पर समझौता करे और जो सीट की मांग एनसीपी के आधी आधी उससे पीछे हट जाए? अभी यह सभी जानते हैं और एक निर्विवाद सत्य है कि लोकसभा चुनाव परिणाम का असर अभी भी पूरे महाराष्ट्र में दिख रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यह मुखर होकर के रहेगा। कहने का तात्पर्य यह कि कांग्रेस और एनसीपी की स्थिति वहां बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर ये दोनों दल के बीच तकरार बढ़ता है और दरार बढ़ती है, खाई चौड़ी होती है, तो जाहिर है कि एक तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी तैयार रहे कि पूरी की पूरी सीटें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देने के लिए, और जो आज सत्ता उनके पास है, कांग्रेस की बची कुची जो सत्ता वहां है महाराष्ट्र में, उससे भी उनको वंचित हो जाना पड़ेगा। हमारे साथ कांग्रेस के नेता घनेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे पहले पूछते, भारद्वाज जी, यह जो आज आपके एक नेता पतंग राव कदम का जो बयान आया, तो क्या यह सीधा सीधा शरद पवार की क्षमता, उनकी लोकप्रियता को चुनौती नहीं है? देखिए विनोद जी, जो पतंग राव कदम जी ने कहा है जी, निश्चित तौर पर वो उनका निजी बयान माना जाएगा। कांग्रेस के आधिकारिक किसी प्रवक्ता ने या कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं हमारे माणिकराव ठाकरे साहब, या मुख्यमंत्री की तरफ से या हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन अटूट है, 15 सालों से हमारी वहाँ पे सरकार है और निश्चित तौर पर हम फिर से मजबूत गठबंधन के साथी के नाते हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और फिर से एक बार महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस एनसीपी अलायंस को अपना जनादेश देगी। पतंग राव कदम जी ने जो कहा है वो उनकी एक निजी राय है। उन्होंने लेकिन भारद्वाज जी, ऐसा कोई आधिकारिक खंडन भी आपकी ओर से नहीं आया पार्टी की ओर से मुंबई में कि उनका निजी बयान है, जबकि जब ऐसा होता है तत्काल कोई ना कोई बयान आता है आधिकारिक तौर पर, अभी तक आया नहीं है। देखिए, कांग्रेस में एक प्रक्रिया है। कांग्रेस के हमारे स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है मोहन प्रकाश जी, माणिकराव ठाकरे जी से डिस्कस करके, पृथ्वीराज चौहान जी से डिस्कस करके, जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है स्टेट लीडरशिप के साथ मिलके इस बारे में बात करेगी। और ये पतंग राव कदम जी जिन्होंने कहा है वो उनकी एक निजी राय हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा हो। एनसीपी हमारा एक नेचुरल अलायंस है, 15 साल से हम लोग सत्ता में भागीदार हैं और निश्चित तौर पर एनसीपी और कांग्रेस इस बार फिर से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अलायंस में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। और जो शीट शेयरिंग की भी जो एक चर्चा चल रही है, मैं आपको बता दूं, शीट शेयरिंग का भी जो काम है निश्चित तौर पर जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जी और सोनिया जी और हमारे महाराष्ट्र के जो स्टेट इंचार्ज हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट मिलकर इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे और हम फिर से जनता के बीच में अपनी 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। जी,
लेकिन उपलब्ध है। खैर अब लग है मेरे हमारे साथ मौजूद है अभी एनसीपी के नेता विद्या चौहान जी हमारे मुंबई में। मैं सीधे उनके पास चलता हूँ। विद्या जी, अभी आपने जो देखा आज पतंगराव कदम के बयान के बाद एक बवाल सा खड़ा हो गया है और यह मानकर एनसीपी के बड़े नेता चलने लगे हैं कि यह कहीं ना कहीं हम शरद जो आपके मराठा क्षत्रप जो नेता हैं उनके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है और उनकी कार्य क्षमता को भी चुनौती दी गई है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की मांग के आगे झुकते हुए और कांग्रेस में विलय कर देगी? जी देखिए, मुझे ये कहना है कि जी। पतंगराव कदम साहब का जो बयान है जी वो उनका जो नेचर है वो काफ़ी मजाकिया किस्म का है। जी वो उनको कोई इतना सीरियसली उनके बयान को लेना नहीं चाहिए, जी। क्योंकि जो कुछ निर्णय लेने वाले हैं वो हमारे आदरणीय नेता पवार साहब लेने वाले जी। हैं। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी महाराष्ट्र में दो अलग अलग पार्टियां हैं जी। और इनको एक साथ लाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारी आघाड़ी, हमारी गठबंधन जो है वो अभी कांग्रेस के जो वहां पर आपके साथ नेता बैठे हैं उन्होंने कहा कि ये गठबंधन अटूट है और ये गठबंधन करके हम लोग 15 साल से लड़ रहे हैं, आगे चल के भी हम लोग लड़ेंगे। पतंगराव जी का बयान जो है उतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विद्या जी क्योंकि हम लोग जो आपके एक सीटें नेता लड़ने वाले हैं अजीत दादा बार बार इस बात को इशारा कर चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो हम अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कई बार इस बात को कहा हुआ है। जी देखिए, अजीत दादा ने ये जब बयान दिया है जी। तो हमारे कार्यकर्ताओं की भी ये मांग थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी ये मांग है जी। कि अगर हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो भी, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग होना अपनी जगह पे सही है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता को लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आज हमारा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का सबसे बड़ा फर्ज ये है कि हमको सेना और भाजपा को सत्ता में आना रोकना है और कार्यकर्ताओं को हम लोग समझा सकते हैं। लेकिन हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, हम लोगों ने ये कहा है कि चुनाव में, अगर लोकसभा की चुनाव में हमें अगर कांग्रेस की 2 सीट ज्यादा मिली है तो हमें सत्ता में आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए। टिकट हमारे आधे आधे 144 ऐसे सीट्स हमें मिलनी चाहिए। ये अगर मांग हम लोग रखते हैं तो ये कोई गलत मांग नहीं है। नहीं, अगर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होती है और आधे आधे सीटों पर बंटवारा नहीं होता तो आप क्या समझते हैं कि यह घाड़ी कायम रह पाएगा और आगे चुनाव में आप अकेले लड़ करके, आप जिस बात की आपने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति की बात की, उसे आप कैसे चुनौती देंगे? अकेले आपकी ताकत इतनी नहीं है। नहीं, मैं आपको यही बताना चाहती जी, हूँ कि जी। हम लोग साथ में लड़ रहे हैं 15 साल से। हम लोग सेना भाजपा के साथ लड़ रहे हैं। जी कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है और ये गठबंधन ये टाइम भी अटूट ही रह गया। मैं ये नहीं बता, क्योंकि हमें सेना और भाजपा को रोकना ये हमारा पहला फर्ज है। तो आप ये पूछ रहे हैं कि आप अलग अलग लड़ेंगे, हमारी ये राय है कि हम लोग साथ लड़े। अजीत दादा ने ऐसी बात कही थी क्योंकि कार्यकर्ताओं का प्रेशर बहुत था कि हम लोग अलग अलग अगर लड़े तो भी हमारी सीट ज्यादा आ सकती है। लेकिन हमारे नेताओं का ये कहना है और कार्यकर्ताओं का भी बाद में ये कहना है कि हम लोगों को एक साथ ही लड़ना चाहिए और हम लोग एक साथ लड़के भाजपा और सेना को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। जी, बस ठीक है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से ही वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण पुरो जी। अब हम सीधे उनसे उनकी राय लेते हैं। प्रवीण जी, आज का जो नया घटना विकास क्रम है कांग्रेस और एनसीपी अघाड़ी को लेकर के, जिस प्रकार पतंगराव कदम ने आज एक तरह से, अब जैसे इन्होंने क्या विद्या जी ने कहा कि मजाकिया लहजे के हैं, उन्होंने इस तरह की बातें कर दी, लेकिन एक बहुत गंभीर बात है, शरद पवार जैसे कद्दावर नेता को यह नसीहत देना कि विलंब नहीं हो जाए, देर नहीं हो जाए, आप चौकड़ी से बाहर निकलो और अपनी पार्टी का विलय पुराने कांग्रेस पार्टी में कर दो। क्या इसे शरद पवार बहुत सहजतापूर्वक लेंगे और उनकी बात को मान लेंगे, या फिर चुनौती देते हुए अजीत दादा पवार ने जो बातें कही, अगर आवश्यक हुआ तो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे? इसमें आपकी क्या राय है? एक तो हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी जी
क्योंकि कई दिन पहले जी शरद पवार और सोनिया के बीच चली चर्चा, जी जिसमें एनसीपी और कांग्रेस का कहीं तो मिलना शुरू हो रहा है। जी जैसे कि विद्याताई ने बताया कि पतंगराव का कहना जो है कोई सीरियस लेता नहीं, ये सच बात है। जी फिर भी उसके पहले जो चर्चा चल रही थी कि एनसीपी के पूरी तरह से जो गठबंधन है एनसीपी और कांग्रेस का, जी जिसमें एक नंबर का रोल अजित पवार का था, जी तब शरद पवार और अजित पवार में कहीं दरार तो निर्माण नहीं हो रहा है। इस तरह से चर्चा जब चल रही थी जी तो चर्चा इस तरफ जा रही थी कि कांग्रेस, सोनिया गांधी और शरद पवार मिलके कुछ तो हो रहा है कि एनसीपी वहां पर जा रही है या कांग्रेस के साथ मिल रही है। इस तरह से चर्चा बंबई में बहुत हवाचल से जोर से चल रही थी। जी इसके तहत ये जो देखा जाए, जी। जैसे कि पतंगराव कदम जो बोले हैं, ये इस टाइम जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन में कांग्रेस और एनसीपी की जो पोजीशन है, जी जैसे कि 95 और उसके बाद में जो इलेक्शन होने के बाद जो पोजीशन थी और अभी की पोजीशन, इसमें बहुत सारा फर्क है। इस फर्क देखते हुए ये चर्चा जो चल रही है तो हवा में नहीं है, इस चर्चा में कुछ तो चल रहा है, ऐसा लगता है। जी हाँ, साफ है कि बने जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उसमें और आज की स्थिति में बहुत फर्क पड़ा है। हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम वरिष्ठ वानखेड़े जी, अभी आपने पूर्व जी के भी विचार सुने और हमारे कांग्रेस के जो सहयोगी और एनसीपी के नेता उनके विचार सुने। क्या आपको ऐसी कोई संभावना दिखती है कि आने वाले दिनों में, अर्थात इस चुनाव के पूर्व ही, ये कांग्रेस और एनसीपी का विलय हो जाए, या फिर दोनों दो रास्ते पर चलते हुए अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? और अगर ऐसा होता है तो इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा कि अपने कार्यक्रम का शीर्षक है कि दोस्ती में दरार। जी जी मैं एक बात बता दूं आपको कि दोस्ती कभी एनसीपी और कांग्रेस की रही नहीं। जी ये मजबूरी का सौदा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस छोड़ के जब शरद पवार गए, और ये पहली बार नहीं गए, कई बार वो कांग्रेस से अलग हुए हैं, उन्होंने अपना अलग साम्राज्य स्थापन करने का प्रयास किया, लेकिन जब भी उनके हाथ से सत्ता निकलती दिखाई दी, उन्होंने फिर कांग्रेस का पल्लू पकड़ा। जी तो सत्ता में रहने के लिए वो कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते, ये कंफर्म चीज है। रही पतंगराव कदम की बात, पतंगराव कदम मराठी में जी व्यंग बहुत महत्व रखता है, और कई नेता व्यंग के तहत वो बात कह देते हैं जो पार्टी की कई बार रणनीति होती है। यदि उन्होंने कहा कि अब पार्टी में कुछ नहीं बचा, आप तो ज्यादा सीटें क्या मांग रहे हो, आप तो कांग्रेस में आ जाइए, जी जी तो ये उसलिए कहा क्योंकि पतंगराव कदम भी जानते हैं कि आज कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के सामने जो ये महायुति जो सामने आई है, 15 साल की इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार है, जो नॉन परफॉर्मेंस रहा है पृथ्वीराज चौहान का, जी और अजित पवार की जो दादागिरी रही है, इससे जो महाराष्ट्र का मतदाता एक नया विकल्प ढूंढ रहा है, ऐसे में यदि ये साथ नहीं लड़ते तो इज्जत बचाने लायक भी सीटें हाथ में नहीं रहेगी। ये वस्तुस्थिति है, इससे आप भाग नहीं सकते। अशोक जी, सवाल आपने- मोदी अशोक लहर जी- होने का या नहीं होने का नहीं है। जी नहीं, आपने एक सवाल है- जी हाँ बोलिए। हाँ जी सवाल ये है जी। कि क्या एनसीपी और कांग्रेस ने 15 साल एक साथ मिलकर कभी काम किया है? जी हर रोज हर क्षण एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे। केंद्र में भी हमने नहीं, देखा कि आपने- एक ऐसा आपने- एक सप्ताह आपने आया जो था इशारा जब किया- शरद पवार ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। हाँ, वानखेड़े जी, आपने इशारा किया अभी इनकम्बेंसी का और परफॉर्मेंस का। यह एक कड़वा सच है कि हाल के दिनों में, बल्कि विशेषकर जब से हमारे पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री बनकर के मुंबई पहुंचे, उसके बाद से सरकार का परफॉर्मेंस, कोई सरकार नाम की चीज रही नहीं, बिल्कुल शिथिल, लगता ही नहीं कि सरकार कोई काम कर रही है। ऐसे में इसका असर, प्रतिकूल असर तो चुनाव परिणाम पर पड़ेगा ही। और तब सब ठीक है, आपने पतंगराव कदम ने जो मराठी में व्यंग का जो महत्व है उसका सहारा लेते हुए एक तरह से इशारा कर दिया शरद पवार को कि अब बचा क्या हुआ है, चुनाव आने वाले हैं। और जैसे आपने खुद कहा कि शरद पवार सत्ता से बाहर नहीं रह सकते हैं, सत्ता के लिए वे हमेशा समझौते करते रहे हैं। तो अब केंद्र में तो सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल ही गई, एनसीपी है नहीं। अब महाराष्ट्र में जो स्थिति है, आज के दिन आप ज्यादा बता सकते हैं, वहां पर जो स्थिति है उसका आकलन कर सकते हैं कि यह तो तय है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही है। ऐसे में क्या, अब मैं आपकी राय पत्रकार के ऊपर जानना चाहता हूं, क्या यह ऐसा तो नहीं है कि शरद पवार पुनः सत्ता की चाह में, चूंकि आपने ठीक इशारा किया,
वो दादा साहब बसंत दादा पाटिल तक को भी एक तरह से उन्होंने बिल्कुल अब क्या बोलेंगे धोखा देते हुए अब बाहर निकल के वो सत्ता में आ गए थे वो। तो ये उनके पुराने इतिहास राजनीति में धोखा होता नहीं, राजनीति में हमेशा सुविधा की राजनीति होती है, सुविधा अवसरवादी राजनीति होती है। तो उसी अवसरवादी तो उसी को मान लीजिए। तो सवाल क्या ऐसे अवसरवादी शरद पवार इस बार कोई और नया खेल खेलते हुए, कोई नई राजनीति करते हुए कहीं पूरा सत्ता के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं, इस बात में मैं दावे के साथ कहता हूं आगे कहीं वैकेंसी नहीं है। चुनाव के लोकसभा रिजल्ट आने के पहले एक जरूर मुलाकात हुई थी उनकी, जो वो बार बार नकारते हैं, लेकिन ये सत्य है कि मुलाकात हुई। मैंने कोशिश तब भाजपा को भी लग रहा था कि कहीं हमारी सीटें पूरी नहीं आई तो हमें और कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन 283 आने के बाद, और एक बात मैं थोड़ी सी यहाँ दर्शकों को लिए बता दूं, जो 6 सीटें महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के पास है, उसमें 4 सीटें जो एनसीपी के पास है, उसमें सातारा की सीट, कोल्हापुर की सीट, और ये दोनों सीटें ये इंडिपेंडेंट भी लड़ती तो वो कैंडिडेट जीत जाते। सुप्रिया की सीट जो है बारामती की, मैं मानता हूं शरद पवार जब तक है तब तक शरद पवार के सिवा वहां कोई नहीं जीत सकता, या उनके घराने से कोई ना कोई आएगा जी। और जो माड़ा की सीट है, वो माड़ा की सीट भी अपने कैंडिडेट के दम पे आई। वही कांग्रेस में सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता हार गए, अशोक चव्हाण ने अपना नांदेड़ जीता, और एक जमाने में हिंगोली जो नांदेड़ का भाग हुआ करता था वहां वो सीट जितवा के लाए। तो ये सारी सीटें इंडिविजुअल है, इसमें पार्टी दावा नहीं कर सकती कि ये हमारी सीटें है और इसलिए हमको ज्यादा होना चाहिए। मैंने पार्टी के नाम पर कोई जीत नहीं हुई है। लोग कितना भी लड़े, लेकिन चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे, क्योंकि आगे किसी के पास वैकेंसी नहीं है इनको अकोमोडेट करने की। बिल्कुल से। मैं एक सवाल और आपसे पूछना जानना चाहता हूं। आपने परफॉर्मेंस की बात कही अभी सरकार की, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में जो परफॉर्मेंस ये कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का, हालांकि ठीक है आपने बिल्कुल सही बोला कि कांग्रेस और एनसीपी कभी मिलकर सरकार चलाई, दोनों के रास्ते अलग अलग रहे, हर मौके पर एक दूसरे की आलोचना करते हैं। इसका असर चुनाव परिणाम पर क्या पड़ेगा, और आने वाले दिनों में जब सीटों के बंटवारे पर जो अभी मतभेद चल रहा है, अगर उसमें कांग्रेस तैयार नहीं होती है तो फिर एनसीपी का क्या रुख रहेगा, या क्या हो सकता है? क्या आने वाले जो नॉन परफॉर्मेंस की बात करी, उसमें आपको 2 मिनट में बता दूं कि पिछले 2 दिनों में जितना काम मंत्रालय में हुआ, काश उतना काम यदि ये साल भर करते तो कोई भी लहर एनसीपी कांग्रेस को सत्ता में आने से नहीं रोकती। बिल्कुल। आज 2 दिनों के अंदर जितने फाइलें साइन हुई हैं, 2 दिनों के अंदर जितने प्रोजेक्ट क्लियर हुए हैं, 2 दिनों के अंदर जितनी घोषणाएं हुई हैं, ये यदि पहले होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन ये भीबड़ ये एक दूसरे को प्रेशर में लाने की स्थिति है। अल्टीमेटली ये सारा जो मूवमेंट है ये दिल्ली शिफ्ट होगा, सोनिया जी और शरद पवार जी दोनों साथ में बैठेंगे, और फिर यही होगा कि शिवसेना और भाजपा को रोकने के लिए अल्टीमेटली हम इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, और वो वही फॉर्मूला होगा जो पुराना होगा। चाहे वर्कर का कितना भी डिमांड हो, मुझे नहीं लगता कांग्रेस भी ज्यादा सीटें देगी, और एनसीपी ने आज मांग रहे हैं, लेकिन समय आने के बाद ये वही जितनी सीटें, 1-2 सीटें इधर उधर चेंज करेंगे, आपस में एक्सचेंज होगी, एक आध सीट का बढ़ोतरी, इससे ज्यादा कोई ज्यादा। आपसे एक अंतिम सवाल, पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आप 100 में पृथ्वीराज चौहान को कितने अंक देंगे? मैं पृथ्वीराज चौहान को -2 दूंगा, प्लस तो दे नहीं सकता। क्योंकि जितना महाराष्ट्र ने भोगा है पिछले 1 साल में, जितना अराजकता, जितना नॉन परफॉर्मेंस, जो स्टैंड स्टिल, पॉलिसी पैरालिसिस, इसमें इनको प्लस में तो नहीं, ये माइनस में ही रहेंगे। जी। अब एक सवाल, चूंकि विद्या जी बनी हुई हैं, विद्या जी अभी आपने हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकारों के विचार और उनके आकलन अभी सुने। मैं आपको बता दूं कि यह कोई नई बात नहीं है, शायद आपको ध्यान में अगर होगा, एक ऐसा भी अवसर आया था जब आपकी पार्टी के वर्तमान एक बहुत बड़े नेता ने सोनिया जी को यह आश्वासन दिया था कि जरूरत पड़ी तो मैं पूरी की पूरी एनसीपी को आपके गोद में लाकर डाल दूंगा। ऐसे अवसर भी आ चुके हैं। इसलिए इस राजनीति में, जैसा लोगों ने कहा कि राजनीति में न कोई अस्थायी मित्र होता है और न कोई अस्थायी दुश्मन होता है, और शरद पवार की जो अवसरवादी राजनीति रही है उसका खामियाजा भी आपकी पार्टी को पड़ा था। तो क्या आप समझती हैं कि यह माकूल अवसर है, व्यंग में ही सही, पतंगराव कदम ने जो सुझाव दिया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? विद्या जी। जी विनोद जी, मैं पहले तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार वानखेड़े जी है, उन्होंने जो कहा कि
और आपने भी कहा कि शरद पवार जी अवसरवादी है, उन्होंने सत्ता से समीकरण किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं राजनीति से ज्यादा सोशल वर्क और काम में विश्वास रखती हूँ, और मुझे ये लगता है कि पवार साहब ने जो काम किया है पूरे देश में, जो अभी दूसरी हरित क्रांति लाने का, अभी वो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री थे, इसके पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो महाराष्ट्र का विकास किया है यशवंतराव चव्हाण के बाद, मुझे लगता है कि ऐसी एक ताकत का नेता पूरे देश में हमें बहुत दो चार ही लोगों के नाम हमारे सामने आएंगे, लेकिन उनके अच्छे काम का, या अजित दादा जो अच्छा काम कर रहे हैं, जयंत पाटिल जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, एनसीपी के काफी नेता जो बहुत अच्छा काम लोगों के लिए कर रहा है, और महाराष्ट्र इसीलिए आगे है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन इनके काम का कोई कांग्रेस ने, मैं तो बोलती हूँ कि कांग्रेस ने सही समय शरद पवार की कार्य क्षमता, शरद पवार जी को उनका स्थान अगर दिया होता तो आज राष्ट्रवादी जैसी अलग पार्टी नहीं होती थी। तो मुझे ये इस बहस में नहीं जाना है, मुझे ये कहना है कि आने वाले चुनाव में हमने ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलके लड़े, और आप जो टीका टिप्पणी करते हैं, अजित दादा हो, पवार साहब हो, मुझे लगता है इनके जैसे काम करने वाला नेता है, उनके साथ जनता ने होना चाहिए, और कांग्रेस ने भी ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को साथ में अगर लड़ना है तो इस तरह से सलाह न देते हुए, दोनों पार्टी अलग अलग है तो एक साथ मिलकर लड़ेंगे, और कांग्रेस और एनसीपी अगर साथ में लड़ती है तो भाजपा और सेना को हम सत्ता से दूर रख सकते हैं। विद्या जी, जहां तक शरद पवार की कार्य करने की क्षमता है, उनकी उपलब्धि, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं है। उनके जो प्रशासनिक क्षमता है, इस पर भी सवालिया निशान है। यहाँ जो वानखेड़े जी ने सवाल उठाया था उनकी अवसरवादी राजनीति को लेकर, वो चाहे बसंत दादा पाटिल से लेकर के अभी चाहे सोनिया गांधी को, जिस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस का त्याग किया और फिर सत्ता के लिए उसी कांग्रेस के साथ उनके सरकार में शामिल हुए, वो दिगर पर। अब हम जरा देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस और एनसीपी के बीच विवाद बना हुआ है। कांग्रेस जहां पुराने तर्ज पर ही एनसीपी को सीट देने की बात कर रही है, तो वहीं एनसीपी इस पर आधी सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, और सीटों को लेकर अभी तक कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में पिछले 15 सालों से कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद दोनों की दोस्ती में दरार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की गिनती कभी कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी, लेकिन साल 1999 में सोनिया के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से शरद पवार अलग हो गए। 25 मई 1999 में पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार ने एनसीपी की नींव रखी थी, लेकिन सियासी उठापटक के बाद पवार को कांग्रेस से गठजोड़ करना पड़ा। लेकिन अब दोनों की राहें जुदा होती दिखाई दे रही हैं। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 114 और कांग्रेस ने 174 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें कांग्रेस ने 82 तो वहीं एनसीपी ने 62 सीटें जीती थी। कांग्रेस चाहती है कि इस बार भी सीटों का बंटवारा उसी तर्ज पर हो, लेकिन अब एनसीपी प्रदेश में आधी यानी 144 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी दोनों का सफाया हो गया। कांग्रेस तो एनसीपी से भी पीछे रह गई। यही वजह है कि एनसीपी इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस पर दबाव बना रही है। अब देखना ये है कि जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी के बीच रोज नए मोड़ आ रहे हैं, उसके बाद इनकी दोस्ती का रिश्ता खत्म होगा या कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी का लगभग सफाया हो गया। 48 में से 42 सीटें बीजेपी शिवसेना गठबंधन को गई और एनसीपी कांग्रेस के खाते में मात्र 6 सीटें आई। कांग्रेस के खाते में तो सिर्फ 4 सीटें एनसीपी के खाते में। ऐसे में दिनेश जी, आपने ये जो अभी देख लिया, आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है और उसके चुनाव परिणाम का असर पूरे देश पर पड़ता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, उस पर हर कोई अपना कब्जा चाहता है।
अब जो कांग्रेस और एनसीपी जो अघाड़ी है, जिसे गठबंधन कहा जाता है महाराष्ट्र में, वो उसमें जो दरार सामने आ रही है और जो ताजा बयान आज आ गए हैं, लोग कह रहे हैं कि पतंगराव कदम को व्यंग में बातें करने की आदत है और मराठी में व्यंग बहुत चलता है, यह सही है, लेकिन व्यंग में बातें तो सच कह जाते हैं लोग। तो एक तरह से उन्होंने जो नसीहत दे दी शरद पवार जैसे कद्दावर मराठा छत्रप को कि अब समय बीत गया, कुछ नहीं बचा हुआ है, अब आकर के सीधे सीधे कांग्रेस में शामिल हो जाओ। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति का फायदा, आपको तो पहले से फायदा है ही वहां पर, इस स्थिति का और भी लाभ आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा? विनोद जी, निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने पहले सेशन में चर्चा को सुन रहा था जी, और अशोक जी की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं जी, कि पतंग राव, जब कोई इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि जैसे पतंग राव की कदम की बात आई कि उनकी बात को लोग पतंगबाजी में उड़ा दे रहे हैं, जबकि उनकी बात को, जहां तक मैं समझता हूं, उनकी बात को वहां के मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया है, उनके मुख्यमंत्री ने उनकी बात का समर्थन किया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी बात का समर्थन नहीं किया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा, प्रोस्पेक्टिव वे में उनको कहा गया है कि उनको यह लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की हवा पूरे देश में चल रही है, उनको यह लग रहा है कि शायद अगर हम दोनों पार्टियां आपस में मर्ज कर जाएं तो डूबते हुए जहाज को शायद तिनके का सहारा मिल जाए। लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर दो नावें डूब रही हो ना, तो एक दूसरे को सहारा नहीं दे पाती हैं। यहां एनसीपी का भी वही हश्र हो रहा है, यहां कांग्रेस पार्टी का वही हश्र हो रहा है कि एक के पास 2 सीटें हैं लोक जनरल इलेक्शन में, एक के पास 4 सीटें हैं। जो ये लगभग 50.2% जो वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और यूपीओ को 24.1%, ये जो 16% का नुकसान हुआ था, 16.1 का, तभी से आभास हो रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जो आग लगी है, निश्चित तौर पर आज कदम जी के इस कदम से उस आग में घी डालने का काम हुआ है। ये बहुत सोच समझ के रणनीति है, ये ऐसा नहीं कि हवा में आ गया और उन्होंने व्यंग में कह दिया, ये बहुत सोची समझी बातें हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि आज उनके पास कोई अपना जनाधार बचा नहीं है, वो देख रहे हैं कि क्या हश्र हो रहा है और इस चुनाव में उनका क्या हश्र हो रहा है, होगा। जनरल इलेक्शन का रिजल्ट वो देख चुके हैं, और वहां के जो मैसेज है, जो जनता में मैसेज है, जो अशोक जी जिसको मार्किंग किया -2 में, इसलिए कि आज नई बयानबाजी नहीं है, वहां कांग्रेस और एनसीपी के नेता सिर्फ इस तरह की बयानबाजी ही करते रहे। अगर इसको पूर्व में भी आप देखिए, जब हमको सिर्फ एक बात की दया आती है कि जब इनके नेता कोई अच्छी बात कह जाते हैं तब तो पार्टी का बयान हो जाता है, और जब इनके नेता जो है कोई बयान इस तरह का कर देते हैं कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है तो उनका व्यक्तिगत बयान हो जाता है। आज दिल्ली में शीला दीक्षित का बयान और महाराष्ट्र में कदम जी का बयान। कदम जी इतने हल्के नेता नहीं जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है। कदम जी वहां मंत्री हैं जी, वहां फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, और उनको आप कहते ना इनके बात का तो कोई मतलब नहीं है, वो मजाकिया वे में कह देते हैं। अगर आपके नेता अजीत पवार भी कभी कभी मजाकिया वे में बहुत चीज कह गए हैं। दिनेश जी, मैं थोड़ा सा जो आपने -2 की बातें जो हमारे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, भारद्वाज जी आपके पास भी आऊंगा। दिनेश जी, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँ, अभी चूंकि आपने रेफर किया अशोक जी के बातों को -2 का, वह पृथ्वीराज चौहान के परफॉर्मेंस को लेकर मैंने सवाल पूछा था, जिस पर उन्होंने अंक दिए उतने। आपको क्या लगता है कि पृथ्वीराज चौहान एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने ज्यादा नुकसान कांग्रेस को वहां पहुंचाया, या कि इसके पहले जो वहां मुख्यमंत्री थे, बदला गया था उनको, उनके कारण नुकसान कांग्रेस को हो रहा है? नहीं, 2 कारण है। अगर आप देखिए विनोद जी, शुरू में आप देखिए वहां ज्यादा समय तक शासन जो है तो कांग्रेस का ही रहा है ना। अगर आप देखिए, सिर्फ हमको लगता है कि 2 बार वहां शिवसेना के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के परफॉर्मेंस पर नहीं, कोई नहीं, हम कह रहे हैं आज की तारीख में कांग्रेस के पास कोई ऐसा लीडर बता दीजिए जो परफॉर्मेंस के मापदंड पे खरा उतरे। कोई एक नेता बताइए, कहीं एक मुख्यमंत्री बताइए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में जो एनसीपी के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो सिर्फ बयानबाजी पर लगे हैं। अगर यही ये लोग क्रिटिसाइज ना करते, जिसकी बात अशोक जी ने बहुत अच्छी कही कि जिस तरह से आज उन्होंने काम कर रहे हैं 24-48 घंटों में, अगर इस तरह की बयानबाजी ना कर दे और आदर्श को छुपाने की कोशिश ना करते और सिर्फ काम करते, तो मुझे लगता है कि आज परिणाम कुछ और होता। लेकिन विनोद जी, एक चीज मैं बता दूं कि जिस तरह से जनरल इलेक्शन में जो हुआ है, जिसका नारा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा मोदी जी ने दिया था, आप होने दीजिए चुनाव। इतनी हड़बड़ी, अब समझ शरद पवार जी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव, वहां एनसीपी ने अलग से अपना चुनाव प्रारंभ कर दिया है, वो कांग्रेस का पहले कांग्रेस ने किया।
वही मैं कांग्रेस कह रहा से हूँ, बात दोनों करें। पार्टियों ने अलग अलग, अगर इसमें गठबंधन होना होता तो अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनको पता है कि कांग्रेस का जो कुशासन है, जो एनसीपी का जो कुशासन रहा है, उसका खामियाजा, कांग्रेस के कुशासन का खामियाजा एनसीपी को, और एनसीपी के खामियाजे को कांग्रेस को, दोनों दो रास्ते पर चल रहे। दोनों लोगों भारद्वाज पर जी, इस समय द्वंद्व फंसा हुआ है। भारद्वाज जी, आपके लेके आप जो अपनी बात रखेंगे, मैं आपको थोड़ा आपका ध्यान मेरी इस बात लाना चाहता हूँ। जो परफॉर्मेंस का भी पिछले 48 घंटों के बाद अशोक जी ने भी कही, दिनेश जी ने कहा, और आज फिर वही व्यंग की बात है। आज शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भी उस पर टिप्पणी की है कि पिछले 2 दिनों में जिस गति से पृथ्वीराज चले हैं, लगता है कि जो पिछले वर्षों तक जो कांग्रेस सरकार वहां सोई रही, पृथ्वीराज चौहान जिस प्रकार शिथिल मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर आज निरूपित किए जाते हैं, उसमें अगर पहले बदलाव लाते तो शायद आज यह दुर्दिन आपकी पार्टी को देखना नहीं पड़ता। देखिए विनोद जी, जी ये आपका अपना आकलन हो सकता है जी। और अशोक वानखेड़े जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने बोला है, अभी वक्तव्य दिया है, वो पूरी तरह से जर्नलिस्ट कम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के स्पोक्स पर्सन के रूप में ज़्यादा बोल रहे थे। अशोक वानखेड़े जी, मैं अपनी बात, विनोद जी आपने भी कहा, अशोक वानखेड़े जी ने भी कहा, दिनेश जी ने भी कहा कि कांग्रेस और एनसीपी की स्थिति वहाँ पे ठीक नहीं है। ये आकलन आप लोगों का हो सकता है, मीडिया का। आपने तो ये कहा कि सरकार भी नहीं बन रही। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बड़ी मजबूती से कह रहा हूँ कि 15 साल में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है, और निश्चित तौर पर जनादेश वानखेड़े जी या आप या दूसरे पत्रकार या दिनेश भाई नहीं देंगे, जनादेश महाराष्ट्र की जनता ने देना है। महाराष्ट्र की जनता हमारे काम को देख के जनादेश देगी। हमने एक काबिल मुख्यमंत्री दिया है, और उस मुख्यमंत्री की लीडरशिप में हम फिर से चुनाव लड़ेंगे। और शरद पवार जी बहुत सम्मानित लीडर हैं, महाराष्ट्र में उनका अपना वजन है, अपना कद है, और निश्चित तौर पर जो दिनेश भाई ने भी बोला कि हमने प्रचार अलग कर दिया, प्रचार इनकी पार्टी ने अलग कर दिया है। ये हमारे अलायंस की चिंता कम करे, अपने अलायंस की चिंता ज्यादा करे। इनका तो अलायंस से पहले चीफ मिनिस्टर पे इनका तो गठबंधन से पहले चीफ मिनिस्टर की लड़ाई शुरू हो गई है। हमने लोगों का काम करा है, महाराष्ट्र की जनता ने 15 साल में हमारे काम को देखा है। और लोकसभा चुनाव की जो आपने बात करी, लोकसभा चुनावों में मोदी लहर थी, मोदी जी के झूठ के आगे पूरा देश उनके झूठ के पीछे भाग रहा था। लेकिन पिछले 100 दिनों का जो कार्यकाल इस सरकार का रहा है, वो पूरी तरह से विफल कार्यकाल रहा है। 100 दिनों का जो इनका शासनकाल था, वो कुशासन रहा है। देश इनको देख रहा है, देश की जनता इनसे छुटकारा चाहती है, और उस छुटकारे की शुरुआत महाराष्ट्र से, झारखंड से, हरियाणा से होगी। कौन लाएगा? मैं भारद्वाज जी, मैं आपको बता दूं, मैं अभी कल महाराष्ट्र से लौट करके आया। कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई, सबों का एक था, मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेतृत्व सो चुका है। मैं बड़े नेताओं के, जिसमें कि कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स भी हैं साहब, उनका कह रहे थे कि हमारा नेतृत्व हो गया, हम दिल्ली जाते हैं, हमारी मुलाकात नहीं होती है, हमारी बातें सुनी जाती है। मैंने ये पाया कि जो चुनाव जीतने की बात करें, जन समर्थन की बात कर रहे हैं, तो जो आपके चुनावी घोड़े हैं, जो समर्थन अपने साथ ले आएंगे, वो घोड़े शिथिल पड़ करके सो चुके हैं नेतृत्व के कारण। वैसी स्थिति में जबकि पूरा का पूरा आपका हतोत्साह देखने नजर आ रहा है आपके नेताओं के बीच में, आपके कार्यकर्ताओं के बीच में, तो वोट आएगा कहाँ? विनोद जी, मुझे नहीं पता आप किन घोड़ों की बात कर रहे हो। निश्चित तौर पर जिन लोगों से आपने बात करी होगी, कहीं ना कहीं वो लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखते होंगे। मैं कांग्रेस के पुराने नेताओं की बात कर रहा हूं, कांग्रेस केंद्रीय मंत्री से आइडियोलॉजी लेकर के राज्य मंत्री तक की बात कर रहा हूं मैं। विनोद जी, आइडियोलॉजी बदलने में कितना टाइम लगता है? निश्चित तौर पर जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो कांग्रेसी नहीं हो सकते। कांग्रेस का कार्यकर्ता, एनसीपी का कार्यकर्ता महाराष्ट्र में पूरी तरह से मजबूत खड़ा है। लीडरशिप हमारी बहुत अच्छी है। हमने एक ट्रांसपेरेंट चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की जनता को दिया है, एक होनेस्ट चीफ मिनिस्टर हमने महाराष्ट्र की जनता को दिया है। और निश्चित तौर पर जो 15 साल में हमने काम करे हैं, स्टेट के इश्यूज अलग होते हैं और जनरल इलेक्शन के इश्यूज अलग होते हैं। स्टेट का चुनाव पिछले 15 साल से हम लोग जीतते आ रहे हैं। 3 बार से हमारी सरकार है, चौथी बार फिर से कांग्रेस और एनसीपी अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। शरद पवार जी, अभी आपने भारद्वाज जी की बात सुनी। भारद्वाज जी सीधे सीधे आपकी बातों को चुनौती दे रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें जानकारी दी। और मैं उसमें एक और इनको जानकारी, ऐसा जी मैं एक और जानकारी दे दूं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, शायद उनकी आइडियोलॉजी बदल गया। मैं बता रहा हूं, उसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय के, एक मिनट, मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय के नेता की बात भी कर रहा हूं, जो वहां कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए हैं।
उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम लोग क्या करें, हतोत्साहित हो गए। चलिए खैर, वानखेड़े जी, हाँ वानखेड़े जी, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं एक बात बता दूं। आपको किसने जी, क्या बोला है? कोई अगर टीवी चैनल या मेरे- समाचार माध्यम पत्र के माध्यम से किसी कांग्रेस नेता का बयान आया तो उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ। आपने एक बात बोली, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। जी जी, मुझे बोलने का थोड़ा सा अवसर दीजिए। हाँ, बोलिए, क्योंकि मेरा बोलिए, नाम बोलिए बार-बार वानखेड़े जी। आ रहा है। बोलिए वानखेड़े जी। विद्या ताई से लेके सबके जवाब देने हैं तो मैं थोड़ा 1 मिनट ज्यादा लूंगा। जी, ठीक है, ठीक है। विद्या ताई ने इसके पहले कहा कि अशोक जी कुछ भी कहे लेकिन शरद पवार जी विजन वाले आदमी हैं। मैं इस बात को बिल्कुल दावे के साथ मानता हूं। विद्या ताई महाराष्ट्र में विजन की बात करे तो, लेकिन महाराष्ट्र का शरद पवार का महाराष्ट्र बारामती तक सीमित है। यदि बारामती में जो आज शरद पवार की स्थिति है वो यदि उतनी ही डेवलप ज्यादा आत्महत्याएं हुई है किसान की तो शायद महाराष्ट्र में स्थिति नहीं होती। अब आए हमारे कांग्रेस मित्र के पास। प्रश्न ये है कि लोकसभा चुनाव में जब मैं मोदी को झूठा कहता था तब इनको अशोक वानखेड़े बहुत अच्छा लगता था। आज जब मैं इनको आईना दिखाता हूं कि आप भले ही केंद्र में कुछ हो लेकिन महाराष्ट्र में वाकई पृथ्वीराज चौहान ने ठीक से काम नहीं किया, तो आज मैं शिवसेना का स्पोक्स पर्सन हो गया हूं। मैं तो भाजपा के भी प्रवक्ता को अभी बोलने वाला था, बीच में इंटरवेन करने वाला था। नहीं, आप एक पत्रकार के रूप में आपने तथ्य रखे। निजी बयान कब निजी बयान हो जाते हैं और फिर वो ऑफिशियल बयान होते हैं। ये बयानबाजी तो बीजेपी में भी बार बार हो रही है। जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम नेता सांप्रदायिक बयान देते हैं तब भाजपा कहती है कि वो उनके निजी बयान है। ये तो अब राजनीति में एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। जो सूट होता है उसको अपना लो, जो सूट नहीं होता है उसे निजी बयान कह दो। लेकिन मेरे कहने से, भारद्वाज जी से कहने से या विनोद जी आपके कहने से यदि सत्ता के समीकरण बदलते तो शायद हम सत्ता में खुद होते। हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, जो देखते हैं वो बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छा दिखने पे भी अच्छा कहे और बुरा दिखने पे बुरा कहे, इस पे एतराज हो सकता है। ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद मैं चाहूंगा विनोद जी एक बार फिर भारद्वाज जी और हम सामने हो। बिल्कुल और फिर भारद्वाज जी बताएं कि ऐसा क्या कारण हुआ कि महाराष्ट्र में आत्महत्याएं बढ़ी है किसानों की। मैं यवतमाल जिले का हूं, मेरा जिला है, मेरी आत्मा तड़पती है जब वहां का किसान आत्महत्या करता है। तो ये मेरे दिल की बात मैं कह रहा हूं। जी ठीक है, मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस या शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूं। विद्या जी कुछ कहना चाहिए। और मैं इस बात से आश्वस्त भी नहीं हूं कि शिवसेना बीजेपी संगठन आने के बाद महाराष्ट्र में एकदम कुछ नया, कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। परिवर्तन, इस बात की मैं दुआई नहीं दे रहा हूं, लेकिन वर्तमान सरकार को लोग नकार रहे हैं। वानखेड़े जी अभी बता रहे हैं कि मैं पत्रकार हूं और वो जो दिखता है वही मैं लिखता हूं। जी 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 हाँ, जी हाँ। तो मुझे वानखेड़े जी को बताना चाहिए कि आप सिर्फ देखते हैं वही लिखते हो, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं वो ग्रास रूट पे जाके काम करते हैं। किसानों के आत्महत्या जब हुई तब से लेके मैं विदर्भ में घूम रही हूँ और मुझे मालूम, जरा अभी मुझे बात को पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने का मौका दीजिए। आपने बहुत बोला है, लेकिन मुझे ये कहना है कि इन्हीं किसानों की आत्महत्या का प्रमाण आज कम होने का कारण ये है कि पवार साहब ने और हमारे केंद्र शासन ने 71,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। आज किसानों को हम लोग कर्जा दे रहे हैं, 0% ब्याज पे 1 लाख का कर्जा मिल रहा है। आज 3% ब्याज पे 3 लाख का कर्जा मिल रहा है। किसानों के लिए जितना समझदारी से पवार साहब ने काम किया है और इसके नतीजे आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग करीब 22 बाहर के देशों को हमारे माल यहाँ से जा रहा है और किसान को आज हमें अच्छे भाव मिल रहे हैं। लेकिन आज मोदी साहब की जो सरकार आई है, इसमें किसान ने जो इजिप्ट से प्याज लाया, इससे हमारे नासिक के किसान को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। और मुझे ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, ना ही शरद पवार के पास है। पवार साहब ने 10 सालों में जितना किसानों के लिए काम किया, तो आज जो किसानों को दाम मिल रहा है, वाजपेयी के गवर्नमेंट में कितना चावल को भाव मिलता था, कितना गेहूं को भाव मिलता था। आज फलोत्पादन देश हमारा, दूध उत्पादन में हमारा देश आगे है। तो मुझे लगता है ये शरद पवार जी ने जो मेहनत किया है, खेती में हमारे संशोधकों ने जो संशोधन किया है, इसका नतीजा है। हमारे देश 100 करोड़ के ऊपर हो गया है हमारा, और हमें जो हमारा किसान 65% लोग आज खेती पे निर्भर है। हमारी खेती 2 भाइयों में बांटते छोटी छोटी होते जा रही है।
किसान का परिवार लेकिन अगर विद्या जी, अच्छी लेकिन तरह से विद्या जी, मैं उसको आपको याद दिला दूं, आत्महत्या से बाहर विद्या जी, निकालना विद्या है, जी, मैं तो आपको हमें चैलेंज उनको करता हूँ। उनके साथ विदर्भ का आप यदि देखिए, विदर्भ के आप घूम के आए हैं, मुझे विदर्भ के क्योंकि एक जिले से ये मुझे सब निर्यात हमें बता इसका दीजिएगा। रिसर्च करना पड़ेगा। विदर्भ ये के एक एकदम जिले से एक दिन निर्यात में ये बता नहीं दीजिएगा। होगा, लेकिन नागपुर आत्महत्याओं संतरा का कैपिटल प्रमाण थी बहुत देश कम की, हो गया है, वहाँ ये संतरे भी के आपने लिए एग्री कितना करना फूड चाहिए। प्रोसेसिंग आया बता दीजिएगा। नहीं, इसके अलावा अमरावती जिले में जितने आपने पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उसमें जो पानी जा रहा है उससे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। कोसी खुर्द जो धरण था, जो डैम था, मात्र 26 करोड़ रुपए से शुरू हुआ, आज 2000 करोड़ से ज्यादा उसकी कॉस्टिंग हो गई 15 साल में। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं यहां नेता जैसा भाषण देना नहीं चाहता, लेकिन यदि स्टैटिस्टिक्स से बात करें तो विद्या जी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं आने को तैयार हूं आपके सामने। एक एक जिले की, एक एक गांव के विदर्भ की मैं आपको बता दूंगा कितना बैकवर्ड हो गया है विदर्भ। नहीं, इसके अलावा विद्या जी, आपने जो कहा कि किसानों की आत्महत्या की संख्या में गिरावट, ऐसी बात नहीं है। अभी तक इस साल फिर 700 किसान आत्महत्या अभी विदर्भ में कर चुके इस साल का अभी तक। और 700 पे यदि सरकार को शर्म नहीं आती, नहीं, ये बात, हाँ, ये गिरावट नहीं है, वो इतने कर्ज, शून्य ब्याज, शून्य। अशोक वानखेड़ी जी ने जो चैलेंज दिया है इसको मैं स्वीकारना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े धरनों से भी छोटे छोटे क्षेत्र तड़ी जिसको हम बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो प्रोग्रेसिव खेती हुई है वो आपको उसको समझना चाहिए, भारद्वाज जी, चाहिए। अशोक भारद्वाज जी विदर्भ की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है विदर्भ की बात कर रहे भी हैं। हमारा अगर साथ देना चाहा तो मुझे लगता है ना ही किसानों की भी जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन ये हम सब लोगों का साथ में करने का काम है, किसी को चैलेंज देने का काम नहीं है ये जी। अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, वाशिम ये भी महाराष्ट्र है। अच्छा, अभी औरंगाबाद और जालना भी महाराष्ट्र है जी। ये सब जगह में जाती पूना से लेके हूँ। दुनिया में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के अमरीश पटेल भाई है, इन्होंने खेती के लिए जो शिरपुर पैटर्न के बंधारे हैं तो जमीन से 500 फुट तक पानी गया था, वो आज 25 फुट तक आ गया है। उन्होंने जो बंधारे का काम किया है, हमारे सुरेश खानापुरकर जी ने और अमरीश पटेल ने, वो बहुत अच्छा काम है। 2008 से जो शुरू हुआ है आज बहुत अच्छा काम हुआ है। इसका फैसला आने वाले चुनाव में जनता कर देगी। जनता देख रही है। आप कुछ ऐसे इंडिविजुअल केस नाना अशोक जी, इंडिविजुअल केस ना बताए। अशोक वानखेड़े जी, भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं फिर से, मेरा आपसे बड़ा विनम्र आग्रह है कि जो जनादेश देना है वो महाराष्ट्र की जनता ने देना है। आप उससे पहले कुछ आकलन मत निकालिए। आप एक स्वतंत्र पत्रकार है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ा मान सम्मान करता हूं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम अपनी अचीवमेंट्स की बात करते हैं आप बार बार उसको इंटरप्ट करते हैं। हमारी अचीवमेंट है 15 साल में हमारी सरकार ने काम करा है। अगर हमारी सरकार ने अच्छा काम नहीं करा होगा तो महाराष्ट्र की जनता फैसला ले लेगी। आप फैसला लेने वाले कौन होते हैं? महाराष्ट्र में 15 साल से हमारी सरकार है और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि चौथी बार सरकार बनाएंगे। हम चौथी बार सरकार बनाएंगे। हम चौथी बार सरकार बनाएंगे। एनसीपी कांग्रेस का अलायंस बड़ा मजबूत है। देखिए, आप थोड़ा प्रकाश भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अलायंस पे भी डाल दीजिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जो संघर्ष इनके बीच में छिड़ा हुआ है, थोड़ी सी जानकारी आप उस पर भी दे दीजिए ना। भारद्वाज जी, इस पर चर्चा जी, असल में वही कह रहा हूँ, उनके आने से मैं अच्छे दिन नहीं मानता। अशोक जी, दूसरा अल्टरनेटिव वानखेड़े जी, असल में दिक्कत नहीं, जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं। अगर आज आप देखिए, हम डेली समाचार पत्रों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि इनके कार्यालय पे आने वाले, यहाँ मुख्यालय पर आने वाले 2 लोगों का नाम उसमें दिया जाता है कि एक मोतीलाल बोरा जी वहां दिखाई देते हैं, एक मनीष तिवारी जी, तीसरा वहां कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। और जिसकी चर्चा आप घनेन जी कर रहे हैं ना, आपको आज आपने स्वीकार किया कि मोदी की लहर थी और सत्ता में आ गए, और जो आप करते हैं, सुने, जो आप बोलते हैं वही आप काटते हैं। झूठे वायदों की लहर थी, आपने किया है, मोदी जी की लहर नहीं थी। जो देश की जनता से मोदी जी ने झूठ बोला था, उसकी लहर थी। वानखेड़े का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं जनता अपना फैसला सुनाती है, तो जनता ने तो अभी फैसला सुनाया है। अगर आपने महाराष्ट्र में अच्छा काम किए होते तो निश्चित तौर पर आपको हाथ ज्यादा झूठ बोल के आप एक बार किसी को हो गया है, झूठ बोल अब चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई बचे। महाराष्ट्र में जितना अच्छा काम हुआ है उतना गुजरात में नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ अब हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि अंततः जो सबसे बड़ा फैसला जो देने लो वो राज्य की जनता है। वह परफॉर्मेंस के आधार पर कांग्रेस एनसीपी सरकार के कार्य कैसे रहे उसके आधार पर, और या फिर मोदी लहर, जैसा कि हमारे मित्र ने
दिनेश जी ने बोला कि मोदी लहर अभी वहां पर है, ये सब का फैसला अब तो आने वाले 2 माह के अंदर में हो ही जाएगा। बहरहाल यह निश्चित है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व महाराष्ट्र में अभी कायम है, उससे वहां की जनता तबाह हो गई है। वह एक परिवर्तन चाहती है। यह एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में था। जैसे मैंने बताया कि मैं कल खुद लौट के आ रहा हूं महाराष्ट्र से, और जो मैंने पाया, और कांग्रेस के नेताओं के बीच में हतोत्साह का वातावरण है। सभी हतोत्साहित है अपने नेतृत्व के कारनामों से। बहरहाल आज की चर्चा में समाप्त करते हैं। सारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। विद्या जी, भारद्वाज जी, वानखेड़े जी, दिनेश जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल फिर मिलेंगे राजचक्र में एक नए विषय के साथ, एक ज्वलंत विषय के साथ, मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, विचार मंथन के लिए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।